डर एक एहसास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम मदन है और मैं CID के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में रह चुका हूं। मेरा ये केस काफी साल पुराना है, लेकिन आज भी नए जैसा लगता है। मेरी पोस्टिंग कुछ खास समय के लिए नॉर्थ ईस्ट में हुई थी। मुझे कुछ बताया नहीं गया था कि मेरी पोस्टिंग वहां पर क्यों की गई है, लेकिन ये सब अचानक हो गया था। मैंने अपने सीनियर्स को पूछने की कोशिश की थी कि आखिर मेरी पोस्टिंग वहां पर क्यों की गई है, लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि मैं यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा था। दिल्ली के मेन ऑफिस में मेरा काम बहुत ही अच्छा था और सब मेरी तारीफ किया करते। मैं ऐसे ऐसे केस सुलझा लेता जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। मैं खास तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनके साथ काम करता था। मैं कई बार उनकी भी मदद किया करता। मेरी रुचि वैसे भी इतिहास में ज्यादा थी। मेरे मार्क्स भी इतिहास में बहुत ही अच्छे आ चुके थे। इसी के साथ मुझे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है इसी कारण मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट के एक शहर में हुई थी। मैं आपको इस शहर का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता। ये किस्सा था ही कुछ ऐसा। कुछ साल पहले मेरी पोस्टिंग वहां पर हो गई थी और मैं अपना सारा सामान बांधकर वहां पर पहुंचा। वैसे भी हम लोगों की पोस्टिंग इसी तरह से कुछ खास जगहों पर हो जाती है, जिसके बारे में हम अपने परिवार वालों तक को नहीं बता सकते। हमें एक खुफिया मिशन दिया जाता है जिसमें हमें कुछ ढूंढना होता है। मैं कई बार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ भी काम कर चुका था। इसी तरह मेरी पहचान ज्यादातर काफी बढ़ चुकी थी। शायद इसीलिए मेरी पोस्टिंग यहां पर हुई थी। मैं सोचकर आया था कि यहाँ पर कुछ खास केस होगा जो पुरातन विभाग वालों ने मेरे लिए रखा होगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मैं जब इस शहर में पहुंचा तो मुझे पता था ये शहर काफी खुशहाल शहर है और यहाँ पर ये बड़ी ही तेजी से उन्नत हो रहा है, लेकिन जब मैंने वहां पर पैर रखे तो मेरे होश उड़ गए। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर धारा 144 लगाई गई हो, जैसे यहां पर कोई बाहर निकलता ही ना हो। ये काफी पुरानी बात थी और आजकल कोरोना की तरह ही वहां पर हर तरफ बंद कर दिया गया था। आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक बीमारी फैल जाने से चारों तरफ कैसे बंद हो जाता है, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। आखिर क्यों एक पूरे भरे शहर को इस तरह से बंद कर दिया गया था? मैं तो जैसे सड़क पर अकेला घूम रहा था। मैं जब यहां पर पहुंचा तो मुझे ना तो कोई ऑटो दिखा और ना ही कोई गाड़ी। मैं तो इस तरह से हैरान था जैसे किसी और ही देश में आ गया हूं। यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक ही गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी और वो मेरे डिपार्टमेंट की थी। मैं उस गाड़ी के पास गया तो मुझे वहां पर रोहन मिला। रोहन भी इसी डिपार्टमेंट में काम करता था और मैं काफी सालों से उसे नहीं मिला था। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मेरे सवाल मेरी जबान से निकले जा रहे थे। मैं जानना चाहता था ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए कि यहां पर किसी का बाहर निकलना सही नहीं रहा। रोहन भी बात करने के मूड में नहीं था। उसने बस इतना ही कहा कि ऑफिस जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, यहां पर सुरक्षित नहीं है। यह मेरे लिए काफी अजीब बात थी, क्योंकि इन इलाकों में कोई आतंकवादी हमला भी नहीं होता। इस तरह से खौफ मैंने पहले किसी की आंखों में नहीं देखा था। ये इलाके तो सबसे सेफ माने जाते हैं, क्योंकि ये बाकी इलाकों से एक तरह से कटे हुए हैं और ये ज्यादा बड़े शहर नहीं हैं। लेकिन रोहन के साथ गाड़ी में बैठे मेरा दिमाग जैसे दूर दूर तक चल रहा था। ये गाड़ी जिन सड़कों से जाती वहां पर ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था जैसे कोई ज़ॉम्बीज का अटैक हो गया हो। मेरे दिमाग में फिल्मों वाले वो सारे सीन आ रहे थे जिसमें ऐसा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन मेरी घबराहट जैसे बढ़ती जा रही थी।
मेरी जबान से लफ्ज निकले जा रहे थे और मैं बार बार पूछता जा रहा था कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। लेकिन रोहन के शब्द हर बार वही होते कि ऑफिस पहुंचकर तुम्हें सब पता लग जाएगा। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी और रास्ता खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा था। इसी तरह समय निकल गया और मैं ऑफिस में पहुंच गया। जब मैं उस कमरे के अंदर गया तो मुझे 5 से 7 आदमी मिले। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के थे। कोई तो आर्मी से आया था तो कोई एयरफोर्स से। सब जैसे एक दूसरे से अनजान थे। किसी को पता नहीं था कि वो यहां पर क्या कर रहे हैं। तब मेरे समझ में आया कि इन सब को भी कुछ नहीं पता। वो सब भी मेरी तरह यहां पर बुलाए गए हैं। लेकिन इन सब को इस तरह देखकर मेरा दिमाग चलता जा रहा था। तभी वहां पर हमारे हेड की एंट्री होती है। उन्हें इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था और वो सीधा कमरे में आए और अपने शब्द बोलने लगे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यहां पर हुआ क्या है। आते वक्त तुम सब ने देखा होगा कि रास्ते किस तरह से सुनसान पड़े हैं। रास्ते पर कोई आदमी क्यों नहीं है, इसका जवाब तुम्हें बाद में मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा पहले जानना यह बहुत ही जरूरी है कि यहां पर हो क्या चुका है जिस कारण ऐसे हालात हुए हैं। तुम्हें सड़कों पर जाकर यह देखना होगा कि यहां पर ये क्या हुआ है। कहा जाता है यहां पर कई लाशें मिली हैं और तुम्हें यह जानना होगा कि ये लाशें कैसे मिली हैं। आखिर उन्हें किसने मारा, आखिर यहां पर क्या हुआ। तुम सब अलग अलग डिपार्टमेंट से हो और तुम्हें इसी की पूछताछ करनी है। तुम्हें पता करना है कि यहां पर हुआ क्या है और यहां पर पुरातन विभाग वाले भी तुम्हें वहां पर ले जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। तो काम पर लग जाओ और जल्दी से निकलो, हमारे पास समय नहीं है। हमारे हेड ने बस इतने ही शब्द कहे और वो अपनी तरफ निकल पड़ा। हम उसके साथ नहीं जाने वाले थे। हम 7 लोग अलग ही जाने वाले थे और हम एक ही गाड़ी में बैठे उस स्थान की तरफ निकले जहां से ये सब शुरू हुआ था। मुझे अब ये तो पता लग गया था कि यहां पर कई लोग मरे हैं और ये किसी बीमारी का काम हो सकता है। हो सकता है कोई जानवर वहां से निकला हो जिसने लोगों को मारा हो। लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब वहां पर पहुंचकर ही मिलने वाला था। हम जैसे ही आधी रास्ते पर पहुंचे तो वहां पर सड़क खत्म हो गई थी। वहां पर सड़क जैसे उखाड़ी गई थी। ये सारी सड़क ही जैसे टूटी फूटी थी, जैसे जेसीबी मशीन से इस सड़क को तोड़ा गया हो। इन सवालों का जवाब शायद आगे मिलने वाला था। हमें अब गाड़ी यहीं पर रोकनी थी और आगे चलकर जाना था। हमने अपनी गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी। हम 7 गाड़ी से निकलकर चलकर उस तरफ जा रहे थे। हमारे पास मैप था, हमें पता था वहां जाना है। ये जंगल के बीच का हिस्सा था जो शहर के पास ही लगता था। लेकिन हमारे कदम जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन हमारी घबराहट तब ज्यादा बढ़ गई जब हमें आगे दिखना शुरू हुआ। उस सड़क को इसलिए तोड़ा गया था क्योंकि सड़क के आसपास पेड़ों पर इस तरह से लाशें लटकी हुई थी कि हमारे होश उड़ रहे थे। ये कई लोगों की लाशें थी जो इन पेड़ों पर लटक रही थी। लेकिन ये किसी फंदे से नहीं लटक रही थी, ये बेलों और जड़ों से लटक रही थी। कई पेड़ों की जड़ें निकलकर पेड़ों के ऊपर आई हुई थी जिनसे वो लोग लटक रहे थे, और वहीं पर कई बेलें थीं जिनसे उन लोगों के गलों पर बांधा गया था और उन्हें लटकाया गया था। लेकिन ये सारे लोग जैसे सफेद पड़ गए थे, उनमें खून का एक भी कतरा नजर नहीं आ रहा था। ये काफी अजीब से चेहरे थे, जैसे काले फिर गए हों। ये चेहरे ऐसे काले फिर गए थे जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं जब कोई बहुत ही भयानक शैतान सामने आता है। लेकिन हमारे सवालों का जवाब हमें उस जंगल के बीच में ही मिलना था। हम इन लाशों को छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे। हम 7 के चेहरे उड़े हुए थे, क्योंकि अगर ये किसी और चीज का काम है तो हम भी तो उसी तरफ जा रहे हैं। हमें अब ख्याल आ रहा था क्यों हमारा हेड हमारे साथ नहीं आया था। ऐसे माहौल को देखना जानने के बाद बहुत ही डरावना होता है। अगर हमें पहले ही पता हो कि आगे हमें क्या दिखने वाला है तो
तो हमारे होश पहले ही उड़ जाते हैं और हमें हिम्मत जुटाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हमें पहले कुछ पता नहीं था और अब हम अधर में आ गए थे। या तो हमें आगे जाना था या पीछे। लेकिन हम प्रोफेशनली ट्रेंड आदमी हैं। हमें हमेशा आगे बढ़ने का ही सिखाया जाता है। हम उसी सड़क के सहारे आगे बढ़ रहे थे। अब आगे पेड़ों पर लाशें नजर नहीं आ रही थी, बल्कि ये पेड़ ही सड़े हुए नजर आ रहे थे। ये तो ऐसे थे जैसे कोई बीमारी यहां पर फैल गई हो और ये पूरे के पूरे पेड़ सड़ रहे हों। यहां पर सड़क के बीच ही पानी आ चुका था और ये सड़क नहीं बल्कि एक दलदल नजर आ रही थी। हमारी आंखें फटी की फटी रह रही थी। ये कुछ दिनों का काम नहीं था। ऐसा लग रहा था कई सालों से ये कुदरत इस तरह से सड़क को सोख रही हो और आज ये सड़क ऐसी बन गई हो। लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि पिछले 3 दिनों में ये सब हुआ है जिसने इस शहर को परेशान कर दिया है। मुझे भी बस यही बताया गया था कि इस शहर को परेशान कर दिया गया है। लेकिन मुझे ये कभी नहीं बताया गया था कि किस तरह से परेशान किया गया है। इस शहर के लोग इस तरह से मरे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये लाशों ने मेरे अंदर की आत्मा को झकझोर दिया था। ये लाशें 1-2 नहीं थी बल्कि दर्जनों के हिसाब से थी। पेड़ों पर जिस तरह से फल लटके होते हैं ये लाशें उस तरह से लटकी हुई थी और उसके बाद इस तरह सड़े हुए पेड़ हमारी घबराहट बढ़ा रहे थे। हमें इस तरह के बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं यहां से कोई बीमारी तो नहीं निकली, कहीं पुरातन विभाग वालों ने पुरानी किसी ऐसी चीज को तो नहीं खोल लिया जिसे खोलना नहीं चाहिए था। आखिर सच क्या है वो तो हमें आगे जाने पर ही पता चलता और हम इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। इस पानी में पैर रखते हुए हमें छप छप की आवाज आ रही थी, लेकिन ये पानी की आवाज हमारे दिलों को चीर रही थी। हम यहीं से आगे बढ़ रहे थे और ये पानी काला नजर आ रहा था। हमें ये डर था कि कहीं इस पानी से हमें भी वो बीमारी ना लग जाए। आगे कुछ मीटर बढ़ने के बाद हमारी आंखें फाख्ता हो रही थी। यहां पर हम सबको अजीब से भ्रम होने लगे थे। सबसे पहला भ्रम तो मुझे हुआ। मुझे सामने अपना शहर नजर आया, मुझे अपने घर की गली नजर आई और मैं ये देखकर हैरान रह गया। ये किस तरह हो सकता है? मैं इस जंगल के बीचों बीच हूं और यहां पर मुझे अपना घर नजर कैसे आ रहा है? इसी तरह सबको यही नजर आ रहा था। किसी को अपना घर दिखा तो किसी को अपना ऑफिस, किसी को अपनी मां दिखी तो किसी को अपने बच्चे। सबने यही बताया कि उन सबको जैसे भ्रम हो रहा है। लेकिन ये भ्रम काफी बढ़ते जा रहे थे। अब हम सबको एक ही चीज नजर आने लगी थी और ये चीज बड़ी ही अजीब थी। हमें जैसे यही वाला शहर सामने नजर आ रहा था। हमने पैर रखे और जैसे हम अब शहर के बीच में आ गए थे। यहां पर लोग सड़कों पर चले जा रहे थे। यहां पर पूरी भीड़ थी और हम सब हैरान थे। जब हम इस शहर में आए थे तो यहां पर कोई नहीं था, लेकिन अब तो जैसे इस शहर में हर तरफ लोग ही लोग थे, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। लेकिन हम एक बात जानते थे कि ये एक भ्रम है, क्योंकि जंगल के बीचों बीच शहर नहीं हो सकता और ये चारों तरफ से जैसे हमें धुंधला सा नजर आ रहा था। हम जानते थे ये सच्चाई नहीं है, लेकिन इस जगह पर ये कैसी चीजें नजर आ रही थी। हम सब हैरान थे और परेशान भी थे। हम इस शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे। हमें नक्शा आगे बढ़ने की तरफ कह रहा था, तो हम अब इस सड़क से आगे बढ़ रहे थे। नक्शे में इसे जंगल बताया गया था, लेकिन हम तो जैसे इस शहर के बीचों बीच थे। यहां पर चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी, जो एकदम से अब जैसे शांत हो रही थी। हमें एक ऊंची आवाज और एक थर्राहट सी सुनाई देने लगी। ये जैसे कोई बड़ी सी मशीन इस तरफ आ रही हो। सब लोग खड़े होकर उस तरफ देखने लगे थे। तब हमारी नजर पड़ी सामने आ रहे एक तूफान पर।
ये काले रंग का तूफान था जिसने पूरे आसमान को निगल लिया था। इस तूफान में काली काली परछाइयां नजर आ रही थी। ये देखने में काफी डरावना था, लेकिन हम इसे भ्रम मान रहे थे। ये तूफान शहर की तरफ बढ़ता जा रहा था और लोग उसे देखकर डरने से लगे थे। लेकिन जैसे ही वो तूफान शहर के ऊपर आया तो उसमें एक बड़ी सी परछाई नजर आई। ये बड़ी ही अजीब सी परछाई थी जिस पर सिर्फ एक ही आंख नजर आ रही थी। ये कोई अजीब सा जानवर था जो बहुत ही विशाल था। ये सब हमारी आंखों के सामने नजर आ रहा था। हम नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हम सब अब डरने से लगे थे। ये एक आंख वाला प्राणी इस बड़े से तूफान के बीच से नजर आ रहा था, और वो भी काली परछाई की तरह। बस उसका एक छोटा सा अक्स नजर आ रहा था, और उसके बाद वो छोटी छोटी परछाइयां जैसे लोगों पर टूट पड़ी। वो परछाइयां लोगों को उठाकर ले जा रही थी। वो तो जैसे लोगों पर हमला कर रही थी और उनके अंदर समा रही थी। लोग तड़प रहे थे, लोग सड़कों पर गिर रहे थे। ये तो जैसे शैतानों का हमला सा था। हम अब समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर से हमें आगे वही पेड़ नजर आने लगे। इन पेड़ों पर अब उन लोगों को लटकाया जा रहा था, और इसे वो परछाइयां नहीं लटका रही थी, बल्कि उन पेड़ों की जड़ें और टहनियां जैसे खींच कर लटका रही थी। जैसे वो बेलें खुद ब खुद लोगों के गले में लिपट रही हों और उनको खींचकर उन पेड़ों के ऊपर ला रही हों। ये तो जैसे हमें इतिहास दिखाया जा रहा था। हो सकता है यही सब यहाँ पर हुआ हो और ये हमें दिखाया जा रहा था। हमें ये धुंधला सा नजर आ रहा था, लेकिन हम सब घबराहट से पूरी तरह से डर रहे थे। लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़े तो वो भ्रम जैसे टूट सा गया। हम अब जानते थे कि ये सब हमें दिखाने के लिए था, और इस इलाके में ये भ्रम एक तरह से जुड़ गया था। हम अब आगे बढ़ते जा रहे थे और वो जगह काफी पास थी। हम इस जंगलों को चीरते हुए जब उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर हमें बड़े बड़े खंडहर नजर आए। इन खंडहरों में कई लोग बैठे हुए थे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो जैसे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। वो जैसे हमसे कोई आस लगाए बैठे हों। हम वहां पर पहुंचे तो उनसे बातचीत होना शुरू हो गई। हम सातों अब उनसे जानना चाहते थे कि यहाँ पर हुआ क्या है, और रास्ते में हमें जो नजर आया उसको कोई समझा सकता है या नहीं। तब हमें वहां पर पुरातन विभाग के हेड डॉक्टर पांडे मिले। डॉक्टर पांडे हमें एक जगह पर ले जा रहे थे। हम जब उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर खंडहर जैसे पुराने मंदिर की तरह था। इस खंडहर के नीचे एक गुफा जा रही थी, और हमें कहा गया था कि इस गुफा के नीचे पहुंचना होगा। जब हम उस सीढ़ियों के सहारे उस गुफा के नीचे पहुंचे तो वहां पर जैसे महल जैसे हालात हों। ये पूरी गुफा संगमरमर से बनी हुई थी, लेकिन ऐसी गुफा यहां पर है और हमें इसकी खबर तक नहीं मिली। ये खबर पूरे देश में फैल जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी बात तो बाहर तक नहीं हो रही। आखिर ऐसा क्यों है? उस संगमरमर की गुफा से आगे निकलते हुए जैसे ही हम सीढ़ियों से उससे भी नीचे पहुंचे तो वहां पर सोने की सिल्लियां गिरी हुई थी। ये सोने की सिल्लियां हमारी आंखों को चीर रही थी, लेकिन डॉक्टर पांडे का कहना था किसी सिल्ली को हाथ मत लगा लेना। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, लेकिन लालच में आकर इनको हाथ मत लगा लेना। तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। डॉक्टर पांडे की ये डरावनी सी बातें हमें और भी डरा रही थी, लेकिन हमें अंदर जाकर देखना था कि यहाँ पर क्या है। हम जैसे ही उन सोने की सिल्लियों से आगे निकलते हुए एक और सीढ़ियाँ उतरकर उससे भी नीचे गए तो हमारे होश फाख्ता हो गए। ये एक प्राचीन मंदिर था, लेकिन मुझे ये हिंदू मंदिर नजर नहीं आ रहा था।
ये किस तरह का मंदिर था जो भारत के ही अंदर था, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं। ये किसी हिंदू देवी या देवता का मंदिर नहीं था, तो ये मंदिर किसका था? ये सवाल मुझे चीरे जा रहे थे। ये बड़ी ही अजीब सी मूर्ति थी जिसके पास जाने पर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। ये मूर्ति एक आंख वाले किसी प्राणी की थी। उसके सर पर मुकुट धारण किया गया था और उसकी कई बाजुएं थी, लेकिन उसकी एक आंख मुझे याद दिला रही थी कि हमें रास्ते में क्या नजर आया है। ये वही हो सकता है। ये वैसा ही नजर आ रहा था। हमें बस अक्स नजर आया था, लेकिन ये बिल्कुल वैसा था। डॉक्टर पांडे हमें ये समझा रहे थे कि ये मूर्ति कई हजार साल पुरानी है, लेकिन इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। हमें अभी इस पर काफ़ी रिसर्च करनी है और उसके बाद ही पता लगेगा कि हमें इसको हाथ भी लगाना चाहिए या नहीं। इसके बाद डॉक्टर पांडे ने सामने पड़ा एक बड़ा सा प्राचीन संदूक दिखाया। वो संदूक एक गुफा के आगे पड़ा था। डॉक्टर पांडे ने कहा कि इस संदूक के अंदर एक किताब रखी गई है। ये किताब संस्कृत में रखी गई है, जिसे मुझसे पहले इस पुरातन विभाग के हेड मिस्टर गुप्ता ने पढ़ा था। मिस्टर गुप्ता संस्कृत के माहिर थे और उन्होंने यहाँ पर सबके सामने इस किताब को पढ़ा था और हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। मैं डॉक्टर पांडे से जानना चाहता था कि इस किताब में क्या है, तो डॉक्टर पांडे ने बताना शुरू किया कि ये एक प्राचीन ग्रंथ की तरह है, लेकिन ये कोई अच्छा ग्रंथ नहीं बल्कि शैतानी ग्रंथ है। इसमें शैतानों का वर्णन किया गया है, इसमें दैत्यों का जिक्र किया गया है, इसमें एक ऐसे ही राक्षस की बात बताई गई है जो सतयुग में हुआ करता था। इसका नाम था कुनेत्री। कुनेत्री का वर्णन इस ग्रंथ में बार बार किया गया है। ये ग्रंथ ही कुनेत्री पर आधारित है। कुनेत्री एक ऐसा राक्षस था जिसने तप करके कई शक्तियां हासिल कर ली थी, लेकिन वो अच्छे काम नहीं करना चाहता था। उसने किसी भगवान को धारण नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ मरी हुई शैतानी आत्माओं को खुद में समाना चाहता था। कहते हैं उसने कई हजारों साल तक तप किया और सभी शैतानी आत्माओं को खुद में समा लिया था। वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने धरती लोक को अपना निवास स्थान बनाना चाहा। वो धरती पर अपना राज जमाना चाहता था और उसकी शक्तियां इंसानों को खाए जा रही थी। उसने कुदरत पर अपना हमला शुरू कर दिया था और उसके पास आने पर कुदरत भी उसमें मिलने लगती थी। पेड़ शैतानी हो जाते थे, गांव उजड़ जाते थे, लोग जैसे उसके अंदर समाते और वो और शक्तिशाली होता जाता। तब लोग उसकी पूजा तक करने लगे थे क्योंकि वो डर हर तरफ फैलने लगा था। लेकिन उसके बाद देवताओं ने अपनी शक्तियों से उसे एक जगह पर कैद कर दिया था। इस ग्रंथ में ये भी लिखा गया है कि कुनेत्री को अगर दोबारा जिंदा किया गया तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। सतयुग से पहले उसके पास ज़्यादा शक्तिशाली शैतानों की आत्माएं नहीं थीं, लेकिन अगर कलयुग में वो जिंदा हो गया तो वो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के सब महान शैतानों और अधर्मियों की शक्तियां खुद में समा सकता है। इस ग्रंथ में उसे जिंदा करने के कई मंत्र लिखे गए हैं, जिसे पढ़ने की कोशिश डॉक्टर गुप्ता ने कर दी थी। उसके बाद इस शहर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने इसे पूरा नहीं पढ़ा और इसे आधे में ही छोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर गुप्ता यहीं पर मरे थे और वो भी रिकॉर्ड है वो किस तरह से मरे थे। एक शैतानी परछाई इसी पीछे वाली गुफा से निकली और उनको खींचकर अंदर ले गई। वो जैसे अंदर से चीखें मारते रहे और उनकी मदद कोई नहीं कर सका। उसके बाद ये शैतानी आत्मा इस पूरे शहर को निगल गई।
यहाँ पर कुदरत का बहुत ही कहर होने लगा और इसे पूरी दुनिया से छिपाया गया। किसी को नहीं बताया जा सकता यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से हो सकता है। हमें भी अब इस जगह को बंद करना होगा और आप सब भी इन रिपोर्ट्स को वापस ले जाएं और वापस सबमिट कर दें। ये केस बहुत ही खुफिया है। इसके बाद हम सब उससे बाहर आ गए। हम अब एक एक सीढ़ियों को अच्छी तरह से बंद कर रहे थे। हम उन सीढ़ियों को पूरी तरह से ब्लॉक करना चाहते थे और गलती से भी कोई उस सोने की सिल्ली को उठाता नहीं, बल्कि उससे बचता हुआ जाता। हम इसी तरह से उन खंडहरों से निकले और बाहर जंगलों से वापस आ गए। हम अब उन बड़ी गाड़ियों के सहारे उसी टूटी हुई सड़कों से वापस आ रहे थे। हमने उन 2 दिनों में उस पूरी जगह को बंद कर दिया और नक्शे से उस सब को मिटा दिया। और उसके बाद वहां पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई गई जिसे जला दिया गया। करोड़ों की फैक्ट्री लगाने के बाद कुछ ही घंटे में उसे जला दिया गया। ये इसलिए था ताकि इस पूरी घटना को कवर अप किया जा सके। अगर लोगों को इस बात का पता लगता कि यहाँ पर क्या हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। हम उस जगह से अब वापस आ गए थे और हमारी जिंदगी अब नॉर्मल हो गई थी। मैं दोबारा अपने ऑफिस में आ गया था और वहां पर कवर अप करने के बाद मेरे होश उड़ चुके थे और मेरी जिंदगी उस तरह की कभी नहीं रही। मैंने अखबारों में उस जगह की खबर भी पढ़ी जिसमें लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस खबर में बताया गया था कि एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई जिससे एक जहरीली गैस निकली जिसने उस शहर के कई लोगों को मार दिया। वो जहर वहां पर फैल गया, इसलिए लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवाना पड़ा और उसे कई अलग अलग शहरों में भेजा। आप इस खबर को ज़्यादा ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही डरावनी घटना थी जिसे एक तरह से छिपा दिया गया। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आता ही रहता है कि क्या हो अगर वहां पर सच में वो दोबारा हो जाए और कोई बेवकूफ उस ग्रंथ को अपने साथ ले ले